Hello everyone, my name is Ayush and you are watching Law Putra YouTube channel. Today we will discuss Code of Criminal Procedure 1973. Very important provisions. For example, Section 306, Section 307 and Section 308. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट सेक्शन 306. आखिर सेक्शन 306 जो है सीआरपीसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन क्यों माना जाता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है आपके प्री के, जब आप अगर एलएलबी स्टूडेंट हो तो आपको तो ये पढ़ने बहुत जरूरी है. अगर आप कोई भी अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सेक्शन 306 सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है. सेक्शन 307 भी साथ में और सेक्शन 308, क्योंकि ये चेन होती है तीनों सेक्शंस की. सबसे पहली बात, सेक्शन 306 क्या कहता है? आखिर हमारे को इनके अंदर समझना क्या है. सबसे पहली बात, टेंडर ऑफ पार्डन अकम्प्लिश. टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिश. अब इस छोटी सी लाइन का मतलब क्या है? बहुत मोटी और बहुत ज्यादा बातें लिखी हुई है हमारे को बेर एक्ट के अंदर. आप बिल्कुल इस बात को समझने के बाद अपना बेर एक्ट एक बार रीड आउट जरूर करिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहली बात आती है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि इसके अंदर ए, बी और सी ये तीनों बंदे हैं. अब तीनों पर्सन ने, ए, बी और सी तीनों ने प्लान करा कि मेरे को जो है हम तीनों को मिलके जो है डी को जान से मारना है. यानी कि ए, बी और सी तीनों ने मिलके एक प्लान बनाया कि हम एक दिन आएगा हम डी को जो है जान से मार देंगे. और यही हुआ. ए, बी, सी तीनों ने जो है मिलकर डी के जो है जान से मार दिया. अब इस केस के अंदर जब कोर्ट के अंदर केस जाएगा कि भाई डी की अब डेथ हुई है तो डी की डेथ हुई क्यों है, किसने करी है, अब इसके रिगार्डिंग कोर्ट के अंदर केस गया कि आखिर पता ये लग पाए कि आखिर फैक्ट्स क्या थे, क्यों मारा, किन लोगों ने मारा, आखिर इन दोनों के बीच में बात क्या थी, इन चारों के बीच में बात क्या थी. अब इसके अंदर बात आती है कि डोंट नो द फैक्ट्स. अब फैक्ट्स ही नहीं पता लग पा रहे हैं कोर्ट के सामने कि आखिर ए, बी, सी डी की हत्या क्यों करी. ए, बी, सी आखिर इन्होंने ही सबसे ज्यादा जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है, मतलब जो क्राइम करने वाला है, ये तीनों हैं या फिर इन तीनों में से कोई एक है. और इन तीनों के अंदर आपस में क्या बात हुई थी जिससे वो डी की हत्या करने के लिए मजबूर हो गए और आखिर में डी का मर्डर कर दिया. अब इस क्वेश्चन के अंदर, अब इस बात के अंदर जब कोर्ट के अंदर ये फैक्ट्स गए हैं, अब कोर्ट भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया कि हम तीनों को एक साथ तो सजा दे नहीं सकते. क्यों? अगर पता ही नहीं है कि इन तीनों ने अगर ऑफेंस कराए या फिर इन तीनों को अबेट करके किसी ने ऑफेंस करवाया है, आखिर में एक्चुअल फैक्ट्स क्या है. अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमारे को जाननी पड़ेगी कि आखिर में अब जो प्रॉब्लम है, अब केस को सॉल्व करा कैसे जाए. अब कोर्ट के अंदर केस जा चुका है, अब इसका एक रास्ता निकाला जाता है कि भाई अगर कोई भी बात प्रूव नहीं हो रही होती है कोर्ट के अंदर किसी भी केस के अंदर, और अगर कोई भी एविडेंसेस जो है निकल नहीं पाते हैं कोई भी केस के अंदर, कोर्ट के अंदर कोई केस होता है, अगर उसको प्रूव करने के लिए फैक्ट सामने नहीं है, कोर्ट के अंदर कोई केस है उसके एविडेंस सामने नहीं है, आखिर हम आगे केस को कैसे ले जा पाए. तब सेक्शन 306 कोर्ट जो है अपने मतलब एनफोर्स करता है, पावर में लेकर आता है कि अब हमारे को जो है सेक्शन 306 को ओपन करना पड़ेगा, किसी पर्सन को एकम्प्लिश बनाना पड़ेगा. अब ये क्या एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? ए, बी, सी तीनों के ऊपर अब चार्ज लगा हुआ है, मतलब तीनों को शक के दायरे में रखा हुआ है कि भाई ए, बी, सी इन तीनों ने डी का मर्डर करा है. पहली बात. अब इसके अंदर जो है ना इन तीनों में से किसी एक बंदे को एकम्प्लिश बना लिया जाएगा. एकम्प्लिश का सिंपल मतलब आप मान के चलो विटनेस बना लिया जाएगा. या तो ए को बना लो, या बी को बना लो, या सी को बना लो, कि जो बंदा विटनेस बनेगा कोर्ट के आगे, जो बंदा सच बोलेगा कोर्ट के आगे कि बी ने हत्या करी है, सी ने हत्या करी है या ए ने हत्या करी है, ये तीनों ने मिलके मर्डर करा है. अब इस केस के अंदर जो ये बात बिल्कुल सच बोलेगा, बिल्कुल सारे के सारे फैक्ट्स कोर्ट के अंदर सामने रखेगा, तो उस पर्सन को जो है पार्डन कर दिया जाएगा, बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा. सारे चार्जेस उसके ऊपर जो लगने वाले थे वो सारे हटा दिए जाएंगे. अब मुद्दे की बात तो ये है ना, आखिर ये कदम लाना क्यों पड़ा, सेक्शन 306 को एनफोर्स कराना क्यों पड़ा कोर्ट को, जब कोर्ट के अंदर कोर्ट में जो है मजबूरी है, कोर्ट के अंदर सर्कमस्टांसेस ऐसी आई हुई है कि पता ही नहीं लग पा रहा है, प्रूव ही नहीं हो पा रहा है कि आखिर फैक्ट्स क्या है, एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे कि इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. तो इसीलिए सेक्शन 306 को सामने लाया जाता है. जितने भी एक्यूज हैं किसी एक एक्यूज को पकड़ लो और उससे पहले उसके सामने एक रखो, ऑफर रखो कि भाई अगर तुम हमारे को सारे के सारे कंडीशंस फॉलो हमारी करोगे, हमें सारी बातें सच सच बताओगे और हमारे जो भी हम आपके सामने कंडीशंस रखेंगे आप उनको कंप्लाई करोगे, तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको जो है पार्डन कर देंगे, आपको जो है बाइज्जत बरी कर देंगे, आपको जो है हम एक बिल्कुल भी शक के दायरे में नहीं रखेंगे, बिल्कुल आपके साथ हम भरोसा रखेंगे. बस आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एकम्प्लिश बनो, कोर्ट के साथ हाथ में हाथ, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर मान लो, या फिर एज अ विटनेस के तौर पे आप हमारे को सारी बातें बताओ. अब ये सीधा रास्ता होता है, मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ ABC में से किसी को भी एकम्प्लिश बना लेंगे, विटनेस बना लेंगे, उसको पार्डन कर देंगे. अब एकम्प्लिश करने के लिए भी उस बंदे को बनाया जाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी
कोई बंदा राह चलते हुए जा रहा था, उसने क्राइम होते हुए देखा कि ए बी सी तीनों ने ही डी का मर्डर करा है। अब उस बंदे ने तो कोई इन्वॉल्व है ही नहीं क्राइम में, वो तो चुपचाप जा रहा था। उस बंदे को आप कोर्ट के अंदर लेके जा रहे हो, एकम्प्लिश पर्सन बना रहे हो। ऐसे बंदे को एकम्प्लिश नहीं बनाया जा सकता। ए बी सी में से ही किसी एक पर्सन को जो है एकम्प्लिश बनाया जाएगा जिनका पूरा पूरा हाथ है क्राइम को कमिट करने में, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज को करने के लिए, या फिर कोई भी एक्टिवली हो या इनएक्टिवली हो उन जो क्रिमिनल एक्ट हो रहा था उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे बी और सी ने मर्डर करा था, ए ने जो है बी और सी को बचाने के लिए मतलब छुपा के रखने के लिए साथ दिया था, तो आखिर में ए का भी तो हाथ हुआ ना। तो इसी वजह से ए बी सी तीनों में से ही किसी एक बंदे को पार्डन बनाया जा सकता है, या तो उन तीनों में से सबने क्राइम करा हो, या उन तीनों में से किसी भी एक बंदे ने अनलॉफुल एक्ट करा हो, या उन तीनों में से किसी भी एक बंदे ने एक्टिवली आगे बढ़ के हाथ बटाकर क्राइम में हाथ मतलब उसका इन्वॉल्व हो, या फिर इनएक्टिवली उसका क्राइम में इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि ए बी सी जिस बंदे ने क्राइम होते हुए हाथ होगा उसी बंदे को हम जो एकम्प्लिश बनाएंगे, कोर्ट यानी कि एकम्प्लिश बनाएगा, सेक्शन 306 के तौर पे उसे एकम्प्लिश बनाया जाएगा। उसके साथ कंडीशंस रखी जाएंगी, अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है तो उसे जो है पार्डन, एक्यूटल, बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ये सिंपल सा एकम्प्लिश का मतलब होता है सेक्शन 306 के अंदर। इसके अंदर आगे बात आती है कि एकम्प्लिश भी अलग अलग तरीके तो होंगे, इसके टाइप्स भी तो होंगे। 3 तरीके के टाइप्स होते हैं, या तो प्रिंसिपल ऑफेंडर जिसने डेथ करी है, जिसने जो है मर्डर करा है, कोई तीनों में से ए बी सी में से हो सकता है कि तीनों ही क्रिमिनल ऑफेंडर हो सकता है कि कोई एक क्रिमिनल ऑफेंडर हो, बाकी 2 जो है उनका हाथ बटाने के लिए हो कि किसी को मतलब मर्डर मैं करूंगा, और जो है कोई सामने वाला बंदा जो है मेरे को छुपाने के लिए, या फिर जो इक्विपमेंट्स मैंने मंगाए थे वो अरेंज करने के लिए। तो इन्वॉल्वमेंट तो सबका है, लेकिन एक्चुअल में मर्डर जिसने करा है उसी को प्रिंसिपल ऑफेंडर बोला जाता है, पहली बात। दूसरी बात, बिफोर द एक्ट। फॉर एग्जांपल के तौर पे ए ने जो है बी को अबेट करा, भड़काया कि भाई तू जो है डी को मार दे, लेकिन जैसे ही बी डी को मारने वाला था, डी मार नहीं पाया, ऊपर से ए ने मार दिया, तो एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफेंडर तो ए हुआ, लेकिन बी भी एक जो है बिफोर द एक्ट के अंदर आ जाएगा कि भाई इसे अबेट करा जा रहा था, लेकिन बी जो है उसने एक्चुअल में क्राइम कमिट नहीं करा, लेकिन उसका क्राइम के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको भी एक एकम्प्लिश का टाइप बनाया जाता है, बिफोर द एक्ट का नाम दिया जाता है। अब इसके अंदर बात आती है आफ्टर द एक्ट। फॉर एग्जांपल के तौर पे ए ने जो है मर्डर कर दिया, बी ने जो है ए को छुपा लिया, बी ने जो है ए को जो है उसकी आइडेंटिटी छुपाई या उसे भगाने में उसकी मदद करी कि तू देश छोड़ के भाग जा। ए जो है देश छोड़ के भाग रहा है, मदद कौन कर रहा है? बी। तो इस केस के अंदर बी का भी तो इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे केस के अंदर बी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है एक्यूज को छुपाने के लिए, एक्यूज को भगाने के लिए, तो बी का नाम दिया जाता है आफ्टर द एक्ट। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर कोई आपसे पूछे कि टाइप्स बताओ एकम्प्लिशमेंट के, आपको 3 टाइप्स बताते हैं, प्रिंसिपल ऑफेंडर, बिफोर द एक्ट, आफ्टर द एक्ट, सिंपल। ये बात आपको जाननी पड़ेगी। अब इसके अंदर बात आती है कि सेक्शन 306 का जो यूजेज है, जो हम काम में लाते हैं, वो क्यों लाते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि भाई अगर बात ही प्रूव नहीं हो पा रही कोर्ट के अंदर, जो मैटर आया हुआ है कि फैक्ट्स ही प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कोर्ट के सामने एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे हैं कि एक्चुअल में ए बी सी ने ऑफेंस करा है या नहीं करा है, ऐसे किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर तो कोर्ट जो जजमेंट नहीं दे देगा ना, कि अगर किसी ने बोल दिया कि ए बी सी वहीं पे खड़े हुए थे, मैंने इनको मारते हुए देखा, आप प्रूव करो ना बात पहले। तो इसी वजह से प्रूव करने की मेन बात आती है, तो इसीलिए प्रूव करने के लिए सेक्शन 306 को जन्म दिया जाता है, यूज करा जाता है, ताकि हम केस को सॉल्व कर पाए कि ओनली व्हेन टू ऑब्टेन द एविडेंसेस, एविडेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए करा जाता है, सेक्शन 306 का जो है यूज करा जाता है। अब इसके अंदर बात आती है कि क्या सभी कोर्ट जो है सेक्शन 306 का यूजेज कर सकते हैं? सभी कोर्ट नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। या तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 306 का यूज करेगा, या फिर मैट्रिमोनियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 306 का यूज करेगा, जिसको हम बोलते हैं MM, या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेक्शन 306 का यूजेज करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, इसी का ही आंसर आपको सेक्शन 307 के अंदर मिलेगा। अब इसके अंदर आपको बात आखिर में ये समझनी है सेक्शन 306 के अंदर कि कोई भी एक्यूज को अगर 7 साल या उससे ज्यादा सजा मिल रही होती है ना, तो तभी सेक्शन 306 को जो है यूज करा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब सेक्शन 306 पूरा कंप्लीट हो गया। अब 307 के अंदर बता रखा है हमारे को CRPC के अंदर पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन। अब ये पहले हेडिंग तो आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप हम क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हेडिंग भी पूछी जाती है। तो पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन, अब इसके अंदर क्या बात लिखी हुई है? सिंपल बात लिखी हुई, आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ केस बिफोर द पासिंग ऑफ जजमेंट बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, पार्डन कैन बी डन। अब इसके अंदर मतलब ये होता है, सेक्शन 307 का मतलब ये होता है कि अगर
कोई भी केस का जो है कमिटमेंट हुआ है। कमिटमेंट का मतलब मैंने आपको बोला कि सीजीएम या तो सेक्शन 306 का जो है यूज करेगा या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है 306 की हेल्प लेगा या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट 306 की हेल्प लेगा। अब मान लो कोई मैटर जो है इन तीनों मैजिस्ट्रेट के अलावा कोई कोर्ट के अंदर चल रहा है, ट्रायल में है, तो ऐसे केस के अंदर मजबूरन जरूरत पड़ी है 306 का यूज करने की। तो क्या वो जज, पर्टिकुलर जज सेक्शन 306 का यूज कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों? कानून के अंदर लिखा ही नहीं है। कानून के अंदर जब साफ बोला है सीजीएम, एमएम या जेएम फर्स्ट क्लास, यही तीन जज जो है सिर्फ 306 की मदद लेंगे, तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे? ऑब्वियस है वो पर्टिकुलर केस को जो है या तो सीजीएम के पास या एमएम के पास या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब जैसे केस को ट्रांसफर करा जाएगा तो इस केस के अंदर अब इसको बोलते हैं कमिटमेंट। जैसे ही केस को ट्रांसफर किया जाता है तो हम एक वर्ड बोलते हैं आफ्टर कमिटमेंट। जैसे ही कमिटमेंट केस को कर दिया, यानी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास जब केस चला गया है, अब उनके जजमेंट देने से पहले भी वो पर्टिकुलर कोर्ट लायबल है कि वो पर्टिकुलर कोर्ट भी एकम्प्लिश कर सकता है किसी भी ए बी सी इन तीनों एक्यूज में से किसी भी बंदे को उठा लेगा और पार्डन के उनके ऊपर ऑफर रखेगा कि भाई आप एकम्प्लिश हमारे साथ बनना चाहते हो तो जज जैसे आप सच बोलोगे, सारी कंडीशन फॉलो करोगे और हमारे साथ सारा सच बोलोगे तो हम आपको बाइज्जत बरी कर देंगे। तो पर्टिकुलर केस जो कमिटमेंट होके केस जाता है कॉम्पिटेंट जज के सामने, सीजीएम, एमएम या जेएम फर्स्ट क्लास के पास, तो उन कोर्ट के अंदर भी जज के पास पावर होती है कि 307 के अंदर हेल्प लेके वो जब भी एकम्प्लिश का अपना यूजेज कर सकते हैं। अब आखिरी बात इसके अंदर आती है 308। अब हेडिंग आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है, ट्रायल ऑफ पर्सन not complying with conditions of pardon। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर ए बी सी में से बी राजी हो गया कि हाँ जी मैं जो है एकम्प्लिश बनने को रेडी हूं और आप मेरे को जो है बाइज्जत बरी कर देना, मैं आपकी सारी कंडीशंस मानता हूं और मैं जो है सारी की सारी चीजें फॉलो करूंगा। अब ये मान के चलना कि सेक्शन 308 जब एनफोर्स होता है कि बी ने वादा करा है कोर्ट के सामने कि मैं सारी बातें बताऊंगा, सारे फैक्ट्स बिल्कुल सच सच बताऊंगा। अब बी मुखर गया, बी को जो बोलना चाहिए था, सारी सच सच बातें बोलनी चाहिए थी, सारे फैक्ट्स को प्रूव करना चाहिए था, सारे एविडेंसेस पेश करने चाहिए थे, बी ने वो नहीं करा। बी ने वो नहीं करा, आधी बातें बताई और आधी बातें झूठी बता दी। अब इस केस के अंदर कोर्ट के सामने तो सारे के सारे फैक्ट्स गलत आए हैं, कोर्ट के सामने सारे के सारे फैक्ट्स बिल्कुल सच्चे नहीं आए हैं, आधे सच्चे आए हैं, आधे झूठे आए हैं, सारे एविडेंसेस सच्चे नहीं आए हैं। तो ऐसे केस के अंदर बी के साथ क्या होगा? बी के साथ बिल्कुल जो वादा करा हुआ था, एकम्प्लिश जो बनाया गया था, वो वादा टूट जाएगा, उसको साथ ही में प्रोसिक्यूट करा जाएगा, उसके ऊपर कोई भी तरीके का जो एक्यूटल करने का, बाइज्जत बरी करने का जो वादा करा गया था वो बिल्कुल भी मेंटेनेबल नहीं होगा। क्यों? अगर बी ने अपना वादा नहीं निभाया तो कोर्ट कैसे अपना वादा निभा सकता है? ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि ए बी सी ने आपस में प्लान बनाया हो कि बी तू जो है कोर्ट के सामने चला जा और हमारे एकम्प्लिश का पर्सन बनकर, और हम आपस में ऐसा प्लान करेंगे ताकि हम तीनों बच जाएं। तो आखिर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कोर्ट को भी तो अपनी तरफ से एक बैकअप रखना पड़ेगा, कोर्ट को भी तो सामने श्योरिटी के तौर पे बातें रखनी पड़ेंगी कि आपने अगर हमारे को एविडेंसेस पूरे प्रॉपर नहीं दिया है तो हम भी आपको जो है जो अपना एक्यूटल करने का आपको एकम्प्लिश बनाया गया था वो वापसी लेते हैं, आपको दोबारा जेल में भेजा जाता है, आपके ऊपर दोबारा प्रोसिक्यूशन के तौर पे केस को प्रोसिक्यूट करा जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इफ एक्यूज नॉट कंप्लाई विद द कंडीशंस ही मे बी प्रोसिक्यूटेड, उसको दोबारा उसके ऊपर केस मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा, ट्रायल कंटिन्यू में रहेगा, अनलेस ही विल बी एक्यूटल। अगर बी ने जो है सारी कंडीशंस फॉलो करी हैं, बिल्कुल सच सच बताया है, सारे एविडेंसेस को प्रूव करा है, सारे फैक्ट्स को प्रूव करा है, तो ऑब्वियस है कोर्ट उसको एक्यूटल कर देगा, बाइज्जत बरी कर देगा। तो सेक्शन 308 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई एकम्प्लिश हुआ बंदा अगर सारी के सारी कोर्ट की कंडीशंस को फॉलो करता है तो उसे एक्यूटल मिलेगा। अगर कोर्ट में जो उसने एकम्प्लिश बना है और उसने कंडीशन फॉलो नहीं करी है तो उसे जो है दोबारा वापसी जेल भेज दिया जाएगा, उसके ऊपर ट्रायल दोबारा चलाया जाएगा और उसको एक्यूटल नहीं करा जाएगा, उसको बाइज्जत बरी नहीं करा जाएगा। तो ये बात मेरे को आपको समझानी थी। सेक्शन 306, 307, 308 सीआरपीसी की जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो वेटेज सबसे ज्यादा होती है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सारे का सारा डाउट पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा अगर आप ऐसी कंटिन्यू वीडियो चाहते हैं और सीआरपीसी के, आईपीसी के अगर अलग अलग तरीके के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो लॉ पुत्र यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।